अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शाहवार अतीक है और मैं भी पाक अलायंस फॉर मैथ्स एंड साइंस से एसोसिएटेड हूँ। मैं वहाँ काम करती हूँ और आज की जो ट्रेनिंग है ये ग्रेड 8 ज्योमेट्री के हिसाब से एक हमने थोड़ी डिज़ाइन की हुई है। बिफोर आई मूव ऑन, हुमा ने ये चीज़ कही है मगर इस चीज़ को मैं दोबारा रिपीट करना चाहूँगी कि ये बिल्कुल एक लेसन प्लान नहीं है, ना कि ये पढ़ाने का कोई तरीका है। ये कुछ आइडियाज़ हैं जिनको आप एक्टिविटीज़ या कुछ टूल्स जिनको आप कह लें आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि शायद ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट जिनके ज़रिए बच्चों को बेहतर समझ आ जाए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट सिर्फ यहाँ पे जाके रुक नहीं जाता, ये ऊपर बिल्ड करके ना सिर्फ एफएससी तक जाता है बल्कि उसके आगे की भी स्पेशली अगर साइंस रिलेटेड कोई डिग्रीज करें तो जो कॉन्सेप्ट्स बच्चों की ज्योमेट्री के यहाँ पे बिल्ड होते हैं उन्होंने आगे काफ़ी आगे तक जाना होता है। सो एज हुमा ने आप लोगों को बताया जो स्कीम ऑफ स्टेम हब्स का हमारे पहले सेशंस हुए थे उसमें आप लोगों की जो इनपुट थी वो एक टॉपिक्स जो वीक जिन जिन टॉपिक्स में बच्चे वीक हैं जिनमें से ज्योमेट्री एक था, और सेकंड इनपुट जो आप लोगों की थी वो ये थी कि स्कीम ऑफ स्टडीज़ के एक चैप्टर जो है उसको कितने डेज देने चाहिए हैं, कितनी क्लासेस मिलनी चाहिए उस चैप्टर को। जो पिछला वाला करिकुलम है उसके हिसाब से फंडामेंटल्स ऑफ ज्योमेट्री और प्रैक्टिकल ज्योमेट्री अलग था और उसमें टीचर्स का इनपुट ये था कि उसमें 6 और 11 क्लासेस चाहिए, मगर अब जो सिंगल नेशनल करिकुलम है उसमें ज्योमेट्री का मे बी एक ही पूरा चैप्टर है। सो लेट्स से कि हमारे पास 17 क्लासेस हैं ज्योमेट्री के लिए। ये जो कंटेंट अब इसके बाद आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी उसको आप इन 17 क्लासेस में कहीं भी डाल सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि आपको जो चीज़ अप्रोप्रिएट लगती है कि जी ये वाली चीज़ इस क्लास में सबसे अच्छी है और इस चीज़ से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है और दूसरी चीज़ से अगला वाला कोई कॉन्सेप्ट या पिछला वाला कोई कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है। जो एसएनसी है उसके हिसाब से ग्रेडेड ज्योमेट्री के हमारे थोड़े ये एसएलओस हैं उनको मैंने बड़ा ब्रीफ सा करके लिखा हुआ है। हम इसमें से आज सर्कल्स कवर करेंगे जो हमारा ज्योमेट्री ग्रेड 5 के साथ जो सेशन था उसमें हमने ट्राइंगल्स को कवर किया था। स्टार्टिंग विद द कंटेंट। सर्कल्स हमने अपनी ज़िंदगी में कहाँ कहाँ देखे और हमारी ज़िंदगी कैसे हो अगर हमारी ज़िंदगी में सर्कल की शेप हो ही ना, जिसको हम गोल या दायरा भी कहते हैं, दायरे की शेप ना हो तो क्या होगा हमारी ज़िंदगी। सबसे पहले हमारी गाड़ियाँ कुछ ऐसे चलेंगी, हमारे लेटर्स ए बी सी में हमारे ओ वगैरह नहीं होगा, हम कहीं पे गोल नहीं लगा सकेंगे। शायद हमारी अर्थ भी ऐसे ही हो। मुझे नहीं पता हम कोने पे जाके फिर गिर जाएं और फिर ग्रेविटी से वापस आ जाएं या किस तरह, मगर हमारी अर्थ कुछ ऐसे दिखे, हमारे फुटबॉल्स या बॉल्स ऐसे दिखें और मे बी हमारी आंखें भी ऐसे दिखें। ये एक जस्ट ब्रीफ वो क्या आप बच्चों से कह के इमेजिन करें, अच्छा अगर आपकी ज़िंदगी में सर्कल्स ना हो उसमें बच्चे सबसे पहले सोचना शुरू हो जाएंगे कि अच्छा मेरी ज़िंदगी में अभी सर्कल्स हैं कहाँ कहाँ, और फिर वो उसका इस्तेमाल खुद से सोचना शुरू हो जाएंगे और फिर अपनी इमेजिनेशन को इस्तेमाल करते वो सोचेंगे कि अच्छा अगर ये ना हो तो क्या होगा हमारा। उसके बाद एक एक्टिविटी, ये टूल एक्टिविटी एक सबसे अच्छा टूल होगा, पर इस एक्टिविटी में सबसे अट्रैक्टिव चीज़ बच्चों के लिए क्या होगी कि ये एक्टिविटी हम ग्राउंड में करेंगे। जो भी आप लोगों का स्कूल में प्ले ग्राउंड है उसमें आप बच्चों को ले जाएं एक दिन, इसमें हम एक्टिविटी करेंगे, मे बी पूरी क्लास की एक्टिविटी या आधी क्लास की एक्टिविटी जैसे आप लोगों को अप्रोप्रिएट लगता है, और इसके थ्रू बच्चे ना सिर्फ कोई सर्कल बना के देख रहे होंगे बल्कि बच्चे खुद सर्कल बना के उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बच्चे खुद इस्तेमाल करके सर्कल बनाएंगे, तो उनको याद भी रहेगा कि अच्छा क्या चीज़ डिफरेंट थी, क्या चीज़ सेम थी हमारी। क्या स्टार्टिंग विद आप लोगों ने एक ये जो ब्लैक वाला डॉट है ये एक सेंटर पॉइंट आपने ले लिया, आपने बच्चों को डोरियां दे दी डिफरेंट लेंथ्स की, एक को 1 फुट की दी, एक को दूसरे फुट की दी, 3 और 4 फुट की, और आपने बच्चों को कह दिया कि ये बेशक ग्रुप्स में काम करें या पेयर्स में काम करें। एक पेयर को फॉर एग्जांपल आपने कह दिया कि आपने इस पॉइंट से अपनी डोरी के लेंथ जितना दूर 4 मार्क्स लगाने हैं, 4 निशान लगाने हैं आपने। वो बच्चे जो 1 फुट वाली डोरी है उसके एक शायद एक निशान लगाएं, दूसरा ये निशान लगाएं, और यही आपने 2-3 पेयर्स को कह दिया कि अच्छा ये 1 फुट वाली डोरी इस्तेमाल करके आपने ये ब्लैक वाले निशान से
इस डोरी की लेंथ जितना दूर या इस डोरी की फासले जितना दूर निशानात लगाने हैं। तो इस तरह 3-4 अगर पेयर्स काम कर रहे हैं तो हमारे पास इस तरह के कुछ निशान आ जाएंगे। शायद इतने इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो, ज़्यादा निशान ऊपर की तरफ हों, बच्चों से को मर्जी है। अब हम बच्चों से कहेंगे कि उनकी मर्जी है, उन्होंने जहाँ निशान लगाना है वो निशान लगाएं। सेम एक्सरसाइज हम बाकी लेंथ्स के साथ भी करेंगे। तो हमारे पास इस तरह के सर्कल्स ग्राउंड पे बन जाएंगे। तो ये ग्राउंड पे कैसे, अगर तो मिट्टी का ग्राउंड है तो आप बच्चों के सिंपल स्टिक लेके ग्राउंड में ऐसे ड्रॉ कर लें। मगर अगर तो कोई डोरी वगैरह है आपके पास मेजर करने के लिए, ये जो फासला, ये जो लेंथ है, रेडियस जिसको हम आगे जाके कहेंगे, तो वो डोरी बेहतर है ताकि बच्चे उसी डोरी को इस्तेमाल करके आगे भी चीज़ें मेजर कर सकें और सीख सकें। अच्छा, तो अब ये बच्चों ने कर लिया। इसका आपने बच्चों को आगे क्या कहा कि इन सारे पॉइंट्स को जो हमारी पिछली साइड में थे, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करें आप। तो जब वो ज्वाइन करेंगे, वो लाइन लगा लगा के ज्वाइन करेंगे, तो उनका सर्कल नहीं बनेगा मगर एक सर्कल के जैसा शेप बनेगा। तो फिर आपने बच्चों को क्या कहना है कि अगर ये तो हमने 12-20 डॉट्स लगाए हैं, अगर हम लातादाद डॉट्स या मार्क्स लगा देते तो क्या होता? तो हमारा एक सर्कल खुद ही बन जाता। अगर जैसे ये जो अगर पर्पल पॉइंट है, इसके साथ ही बिल्कुल आप साथ 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 पॉइंट्स या मार्क्स निशानात लगाते जाएं तो आपका एक खुद से सर्कल बन जाता है। या बच्चे अभी इन पॉइंट्स को ज्वाइन भी करेंगे ना तो उनका कुछ सर्कल जैसा ही बनेगा। सो इसमें अभी हमने बच्चों को सर्कल की डेफिनेशन नहीं बताई कि सर्कल होता क्या है। वैसे तो ग्रेड 8 से पहले बच्चे सर्कल पढ़ चुके होते हैं, मगर जो ग्रेड 8 के सर्कल के कॉन्सेप्ट्स हैं वो बच्चे नहीं सीख सकते जब तक उनको पिछले ग्रेड्स के सर्कल के कॉन्सेप्ट नहीं आते। सो इस एक्टिविटी के थ्रू जैसे आप ये एक्टिविटी शुरू कर रहे हैं ना, इस एक्टिविटी को शुरू शुरू में आप बच्चों के पिछले कॉन्सेप्ट्स ना सिर्फ रिवाइज करें मगर आप टेस्ट भी करें। तो अगर बच्चों को ये पता ही नहीं है कि सर्कल होता क्या है, किस चीज़ को हम बस दिखने में वो रिकग्नाइज कर सकते हैं, सो आप इस एक्टिविटी के थ्रू बच्चों को ये पता चल रहा है अच्छा कि एक पॉइंट से एक जितने फासले पे जितने पॉइंट्स होते हैं उनको अगर हम पॉइंट्स को मिलाएं तो हमारा सर्कल बनता है। ये चीज़ ना सिर्फ आपने बच्चों को बताई है बल्कि बच्चों ने खुद ही देखी है। सो इस वक्त आप बच्चों से ये भी सवाल कर सकते हैं कि अच्छा, चैलेंज कर दें आप बच्चों को कि मैं चैलेंज आप लोगों को करती हूँ या करता हूँ कि अपना जो डोरी है उसके फासले पे इस सेंटर पॉइंट जो आपका है, इसमें मुझे इसी डोरी के फासले पे कहीं और पॉइंट आप लगा के दिखाएं और देखें कि अगर कोई आपका सेम फासले पे पॉइंट सर्कल से बाहर लगता है या नहीं लगता। आप क्या लगा सकते हैं पॉइंट। अच्छा, बच्चों ने ये सर्कल बना लिए खुद, उनको ये अंदाज़ा हो गया कि जो एक ही फासले पे पॉइंट्स होंगे, एक पॉइंट से निशान लगाएंगे हम, वो जी सर्कल बन जाएगा हमारा। अब जो फासला हमने इस्तेमाल किया है उसको हम क्या कहेंगे? जो ये 1 फुट, 2 फुट, 3 फुट, 4 फुट वाला जो फासला है, ये आप बच्चों से पूछें। सो ये आप थोड़ी सी बच्चों की असेसमेंट करें कि ये तो ये पिछले ग्रेड में पढ़ के आए हुए हैं कि जी रेडियस क्या होता है। सो क्या ये फासले से एक प्रैक्टिकली सर्कल बना के क्या बच्चे उसमें से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये सर्कल का जो ये फासला हमने इस्तेमाल किया, जो डोरी इस्तेमाल की है, वो असल में हमने सर्कल का रेडियस था। सो आप बच्चों से पूछें, अगर बच्चों जवाब दे देते हैं वेल एंड गुड, नहीं देते तो आप थोड़ा उनको एक्सप्लेन कर दें कि ये जो फासला था ये बेसिकली सर्कल होता, रेडियस होता है। इसी में डायमीटर का कॉन्सेप्ट भी आप बच्चों को दे दें क्योंकि एज आई सेड उन्होंने पढ़ के आए हुए हैं। सो इसी फासले को हम डबल कर दें या सर्कल के एक कोने से दूसरे कोने तक अगर हम यही डोरी एक्सटेंड कर दें तो वो डायमीटर बन जाएगा। अच्छा, अब सर्कल्स की पहचान होती है, ठीक है। अब अगर मैंने एक सर्कल बनाया है और आपने एक सर्कल बनाया है तो मेरे और आपके सर्कल में क्या क्या चीज़ मुख्तलिफ हो सकती है। मतलब हम सर्कल्स की पहचान किन चीज़ों से कर सकते हैं। इसमें मैं चाहूँगी आप लोग थोड़ा चैट बॉक्स का इस्तेमाल करें और प्लीज़ मुझे अपने रिस्पॉन्स से अपना रिस्पॉन्स बताएं कि आप लोगों को क्या लग रहा है कि अगर मेरा एक सर्कल है और आपका एक सर्कल है तो आप अपने सर्कल की पहचान मेरे सर्कल से मुख्तलिफ कैसे करेंगे।
हमें कैसे पता चलेगा आपका कौन सा सर्कल है और मेरा कौन सा सर्कल है, हमारे उसमें क्या क्या चीज़ डिफरेंट हो सकती है। सो ये जो चैट बॉक्स का ऑप्शन है, इसमें काइंडली आप लोग अपना इनपुट दें। सही है, सर वकास कह रहे हैं कि रेडियस, बिल्कुल। सर्कमफ्रेंस, बिल्कुल। रेडियस, रेडियस, एरिया, बिल्कुल ठीक है। रेडियस, कलर एंड रेडियस, यस बिल्कुल। इस एक्टिविटी में कलर से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं रेडियस को, डिफरेंट सर्कल्स को। एरिया, ठीक है। सो मैं थोड़ा सा आप लोगों को वो करने के लिए, अगर ये एक समझ लें ग्राउंड है, अच्छा इस पे सॉरी मेरा है वो। एक सर्कल मैंने इधर ड्रॉ किया है और आपने सर्कल इधर ड्रॉ किया है। रेडियस तो हमारा फर्क हो गया। अगर हमारा रेडियस सेम है तो हम और किस तरीके से फर्क कर सकते हैं अपने सर्कल को, मैं और आप, हमारा सर्कल कैसे मुख्तलिफ होगा। इसमें मैं अगेन बिल्कुल कलर, ठीक है। पर कलर में ये था कि हमने हर रेडियस का जितना डिफरेंट रेडियस था उतना हमारा डिफरेंट कलर था, ठीक है। सो अगर तो रेडियस हम दोनों का सेम है उस तरह, ठीक है। आई हैव एन आंसर जो कि मैं देख रही थी, दैट्स पोजिशन। पोजिशन कैसे, पोजिशन का हमारा टेक्निकल मतलब क्या है? टेक्निकल मतलब वो है जो कि इस एक्टिविटी के बिल्कुल शुरू में जो आपने निशान लगा दिया था, वो आपने सर्कल की पहली पहचान कर दी थी, विच वॉज कि इसका सेंटर पॉइंट कौन सा होगा। सर्कल को, एक आप सर्कल को कंप्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हैं जब अगर आप उसका सेंटर पॉइंट बता दें और उसका रेडियस बता दें। या रेडियस या डायामीटर, एक चीज बताओ आप दूसरा बता सकते हैं। एरिया और सर्कमफ्रेंस बिल्कुल, वो भी बिल्कुल डिफरेंट होंगे, मगर वो रेडियस के फंक्शंस हैं। मतलब आपको रेडियस पता हो तो उसमें से आप एरिया भी निकाल सकते हैं, सर्कमफ्रेंस भी निकाल सकते हैं। हम कह सकते हैं कि सेंटर पॉइंट हमें पता होना या पोजिशन सर्कल की पता होना बहुत ज़रूरी है उसकी पहचान के लिए। उसके बाद आप हमें बेशक उसका एरिया बता दें, सर्कमफ्रेंस बता दें, रेडियस बता दें, डायमीटर बता दें, आप एक चीज़ बताएंगे, बाकी चीज़ हम उसमें से खुद निकाल के हम एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। अभी के लिए मैं लेती हूँ कि सर्कल की दो पहचान है, सेंटर और रेडियस। अब ये जो हमने सर्कल्स ड्रॉ किए हैं, इसमें हमारा एक सेंटर है, रेडियस मुख्तलिफ है मगर सेंटर एक ही है। जो आपने पॉइंट एक्टिविटी के शुरू में बच्चों को बताया था कि ये सेंटर है, वो ही सेंटर है, बाकी सारे सर्कल्स का सिर्फ रेडियस मुख्तलिफ है। ऐसे सर्कल्स को एक स्पेशल नाम दिया जाता है जो कि है कंसेंट्रिक सर्कल्स। ये एक इंग्लिश की मुख्तलिफ या मुश्किल थोड़ी टर्म है, कंसेंट्रिक सर्कल्स। मगर ये बच्चों को ये शायद नाम जानना इतना ज़रूरी नहीं है जितना बच्चों को पता हो कि इस जो जो सर्कल्स, कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं, वो होते क्या हैं। होते क्या हैं पे हम कैसे गए हैं, वो बच्चों ने खुद ही सर्कल्स बनाए हुए थे और फिर हमने बच्चों को आइडेंटिफाई करने के लिए कहा कि अच्छा बताओ इन सर्कल्स में क्या चीज़ सेम है और क्या चीज़ डिफरेंट है। सेंटर पॉइंट सेम है, रेडियस डिफरेंट है, कंसेंट्रिक सर्कल्स हो गए। इसको याद करने के लिए थोड़ा सा अगर वोकैबुलरी हमने याद करनी है, इसमें हम कह दें वन और सेंटर। कंसेंट्रिक में से हम वन भी निकाल सकते हैं और सेंटर भी निकाल सकते हैं। हमने कह दिया जो वन सेंटर वाली, मतलब एक सेंटर जिन सर्कल्स का होता है, वो कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। अब ये चीज़ ये सिंगल नेशनल करिकुलम में दीज आर जस्ट कि टर्म्स लिस्ट डाउन हुई हैं कि आपने ये लिस्ट डाउन करके टर्म्स बच्चों को सिखानी है, पर उन टर्म्स के पीछे पीछे पूरा हमें बिल्ड अप करना पड़ेगा ताकि सिर्फ बच्चों को टर्म्स का नाम ना आए, बच्चों को उनका मतलब, उसका जो जस्ट एसेंस है उस टर्म का, वो आए, ताकि आगे जाके जब ये इस्तेमाल हो तो बच्चे उसको इस्तेमाल करें। कंसेंट्रिक सर्कल्स का सबसे ईजी एग्जाम्पल जो है वो हमारी अर्थ है। अर्थ में हमारी डिफरेंट लेयर्स हैं, उसकी कोर डिफरेंट है और उसके डिफरेंट रेडियसेस हैं बीच से। अगर आप अर्थ को देखें जो कि कंसेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं, फिर हमारे लावा अलग है, कोर अलग है, क्रस्ट अलग है।
सो ये हमारे कंसेंट्रिक सर्कल्स जो हैं वो अर्थ में हैं, और हम उनमें से एक कंसेंट्रिक जो सबसे बाहर वाला सर्कल है जिसका रेडियस सबसे ज़्यादा है, हम उसके ऊपर रहते हैं। अच्छा, नाउ कमिंग बैक, सो अभी ईज के लिए, ताकि वो बहुत जंबल अप ना हो, मैंने एक उसमें से जो सबसे बड़ा सर्कल था, हमने कहा वही एक्टिविटी का हमने ले लिया। आपने 3 बच्चों को कहा कि डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ उस जो सर्कल का आपका आउटलाइन बना है या जो खाका बना है, उसके 3 पॉइंट्स पे आपने 3 बच्चों को खड़ा कर दिया। सो ये सेकंड एक्टिविटी है हमारी। आपने बच्चों को खड़ा कर दिया, आपने कहा कि एक कंपटीशन है, आपने इस पॉइंट से जहां पे आप खड़े हुए हैं, आपने सर्कल के खाके पे ही किसी दूसरे पॉइंट पे जाना है आपने, मगर आपने दूसरे पॉइंट पे ऐसे जाना है, जीतेगा वो बच्चा जिसका जो सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर करके जाएगा। मतलब आपने जाना स्ट्रेट लाइन में है, इधर उधर इस तरह नहीं हो सकते, सीधी लाइन में जाना है आपने, मगर आपकी लाइन का लेंथ जिस बच्चे की लाइन की लेंथ सबसे ज्यादा होगी वो बच्चा जीत जाएगा। बच्चों ने करना क्या है, अपने एक पॉइंट से जहां पे आपने उनको खड़ा किया है, उन्होंने सर्कल के ही खाके या आउटलाइन पे किसी दूसरे पॉइंट पे जाना है एक सीधी लाइन में, मगर उन्होंने अपना दिमाग कहाँ लड़ाना है कि मेरा ऐसा रास्ता होना चाहिए कि मेरी रास्ते की लेंथ सबसे ज्यादा हो। बच्चे जाते हुए या अपने पाँव से उसमें मट्टी में लाइन बनाते हुए भी जा सकते हैं, या फिर आप उनको एक डोरी दे दें कि जोन सा रास्ता है आपने अपनी डोरी वहां छोड़ते जानी है, ताकि हम बाद में लेंथ कर सकें मेजर। एक बच्चे इस तरह चला गया, कोई बच्चा इस तरह चला गया, और जब फिर हमने लेंस की तो बच्चों ने ये रास्ते चूज किए, बच्चों ने निकाले रास्ते जाने के लिए। अब इसमें से जीतेगा कौन, जिसकी सबसे बड़ी लेंथ होगी, जो कि हमारी ये वाली है। अब जो बच्चे नहीं जीते, उनको उनकी जो 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 रास्ता उन्होंने ड्रॉ किया है उसको हम कहते हैं कॉर्ड, ठीक है। अब और जो बच्चों ने जिसका जो जीता है बच्चा जिसकी सबसे ज्यादा लेंथ थी, उसको हम कहते हैं डायमीटर। अब फर्क क्या है इन दोनों में? जो बच्चा जीता है, ये इनफैक्ट आप बच्चों से ही पूछें कि ये एक फर्क बताएं कि जो जीता है और जो नहीं जीते उनकी लाइन में क्या फर्क है। एक चीज जो, क्योंकि आपने सेंटर पॉइंट मार्क किया हुआ होगा ग्राउंड पे, बच्चे ये ढूंढ लेना चाहिए, बच्चों को ऑब्जर्व कर लेना चाहिए कि जौन सा बच्चा जीता है, या शायद कोई बच्चा ना भी जीते तो फिर आप खुद ही डायमीटर बना लें। जो बच्चा जीता है, जो सबसे ज्यादा लेंथ है, वो वाली लेंथ है जो कि बीच में से गुजरी हुई है। तो सर्कल के खाके से एक पॉइंट से सर्कल के खाके आउटलाइन पे दूसरी पॉइंट पे हम मुख्तलिफ लाइनें बना सकते हैं जिनको हम कॉर्ड कहते हैं, और उनमें से जो सबसे लंबी लाइन होती है वो हमारी डायमीटर हो जाती है। कॉर्ड को याद रखने के लिए भी आप उसकी प्रोनाउंसिएशन तो नहीं मिलती, मगर स्पेलिंग्स के हिसाब से अगर बच्चों ने याद करना है तो अच्छा, जिसकी छोटी लाइनें थी, जिसकी सबसे लंबी थी वो तो जीत गया, जिसकी छोटी लाइनें थी उसको हम CHA छोटी और कॉर्ड का CHORD से हम रिलेट कर सकते हैं। इसमें अब मेरे पास एक दो सवाल हैं आपके लिए। मैं चाहूंगी आप लोग चैट पे मुझे रिस्पॉन्ड करके बताएं। जो हमने कॉर्ड जिस तरह डिफाइन किया है या बच्चों ने देखा है कॉर्ड क्या होता है और डायमीटर देखा है, तो क्या डायमीटर भी एक कॉर्ड डायमीटर भी क्या एक कॉर्ड होता है या नहीं? और अगर एक डायमीटर कॉर्ड है तो क्या रेडियस भी एक कॉर्ड होता है? काइंडली आप लोग मुझे चैट में इसका येस और नो में, फर्स्ट लेट्स गो विद क्या डायमीटर एक कॉर्ड होता है। हमें एक नो आया है, ठीक है, एक यस आया है, यस आया है। We are getting lots of yeses, but radius is not a chord. ठीक है, ठीक है। Diameter is a special case of chord. ठीक है, बिल्कुल। Radius no, diameter yes. ठीक है, yes, diameter passes through center, radius is not a chord. Okay,
ठीक है, सो थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्सेज। अच्छा, सो एज मेजॉरिटी ने कहा डायमीटर इज अ कॉर्ड, जिस तरह हमने भी पीछे देखा है कि सॉरी, जो जो डायमीटर था हमारा, जो हमने कॉर्ड, जिस तरह बच्चों को जो हमने कहा था ना बच्चों को करें कि आपने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे सर्कल के खाके पे जाना है, वो हम उनको कॉर्ड्स ड्रॉ करने के लिए ही कह रहे थे, तो वो कॉर्ड्स ही ड्रॉ कर रहे थे। मगर जब हमने ये शर्त लगा दी कि जिसका लंबा है वो जीत जाएगा, सो जिसका सबसे लंबा है वो डायमीटर हो गया। सो कॉर्ड्स की ही एक टाइप, बिल्कुल सही, एक चार्ट में इंडिकेट भी हुआ है कि डायमीटर कॉर्ड की एक टाइप होती है। सबसे लंबा कॉर्ड जो आप बना सकते हैं उसको हम डायमीटर कह देते हैं। और अगेन ये एक चीज़ जो बच्चों ने चैट में भी किसी ने ये पॉइंट आउट की है कि डायमीटर सर्कल सेंटर से गुजरता है, इसलिए सबसे लंबा होता है। सो ये एक थोड़ी खसूसियत है डायमीटर की, जो कि जब आप बच्चों से पूछेंगे कि जो जो जीता है और जो नहीं जीता, इन दोनों की लाइनें जो इन्होंने बनाई हैं उसमें क्या फ़र्क है, सो बच्चों को खुद ये चीज़ नोटिस करनी चाहिए कि अच्छा इसकी सेंटर से गुजरी है और बाकी किसी की सेंटर से नहीं गुजरी, इसलिए ये जीता है। अच्छा, सो एक छोटी सी एग्जांपल डायमीटर और कॉर्ड की। आपके घर में एक बर्गर आया है, सो आपका एक भाई है जिसके साथ आपने डिवाइड करना है। अगर तो आपका भाई इंसाफ पसंद है तो वो डायामीटर पे कट करेगा, सेंटर से गुजार के छुरी गुजारेगा, ताकि आपका बर्गर जो दोनों पार्ट्स हैं वो इक्वल इक्वल हो। अगर आपका भाई इंसाफ पसंद नहीं है तो वो कॉर्ड पे कट करेगा, वो सेंटर से नहीं छुरी गुजारेगा, वो साइड से कट करेगा, जिससे आपको छोटा हिस्सा मिलेगा और आपके भाई को बड़ा हिस्सा मिलेगा। अब जब अगर जिस जिसका भाई इंसाफ पसंद है उन्होंने सही आधा करके दिया, सो इसी आधे में, इस एग्जाम्पल के थ्रू हम बच्चों को जल्दी से एक नई टर्म बता देते हैं, जो कि है आधा जो सर्कल था आपका, जो आधा बर्गर आपको मिला था, उसको सेमी सर्कल भी कहते हैं। तो आधा सर्कल, सेमी सर्कल, आपने ये दो टर्म्स बच्चों को बताएं, इससे कहें, इससे बच्चों से पूछें अच्छा अगर इसको हम आधा सर्कल भी कहते हैं, सेमी सर्कल भी कहते हैं, तो इसका मतलब सेमी का मतलब क्या निकला इससे। सो बच्चे अगर सेमी के मतलब पे, सेमी मतलब आधे के मतलब पे खुद ही चले जाते हैं, सो ना सिर्फ उनको सर्कल की कॉन्टेक्स्ट में सेमी का मतलब समझ आएगा, मगर आगे भी कहीं और इंग्लिश लैंग्वेज जहाँ जहाँ सेमी इस्तेमाल होगा बच्चे उसको आधा याद रखेंगे। कमिंग बैक टू हमारे डायमीटर और कॉर्ड, अगर ये जो डायमीटर तो हमने खाके की एक पॉइंट से और कॉर्ड खाके की दूसरी पॉइंट तक बनाया था, अगर इन्हीं लाइंस को हम सर्कल से बाहर भी निकाल दें तो ये एक स्पेशल काइंड की लाइन बन जाती है। उस स्पेशल काइंड को कहते हैं सीकेंट। अब सीकेंट एक और टर्म है जो कि बच्चों को याद करनी पड़ेगी। सो उसको बच्चे कैसे याद कर सकते हैं, उसको उसको बच्चे सीख से याद कर सकते हैं। सो पहले बच्चों को बताएं कि जब हम सीख डालते हैं किसी बोटी में, तो हम सीख दो जगह से उस बोटी से गुजरती है। एक जब हम उसको अंदर लेके जाते हैं और फिर जो दूसरी साइड बोटी की होती है जहाँ से वो सीख बाहर निकलती है। तो इसी तरह जब हम कोई भी लाइन सर्कल की एक साइड से घुसाते हैं और फिर दूसरी साइड से निकलती है वो लाइन, सर्कल से बाहर निकल रही होती है, तो उसको हम सीख या सीकेंट कह सकते हैं। तो उसको हम याद सीख से करते हैं और सीख से हमारे दिमाग में क्या आता है कि अच्छा इसका नाम कोई सीख के जैसा ही था, तो शायद सीकेंट बच्चों को इस तरह याद कर जाए। तो इसमें थोड़ी सी मैंने इलिस्ट्रेशन दी हुई है। इसमें जो एक पॉइंट बच्चों को जो बोलते हुए भी मैंने बोला है कि जो बच्चों को थोड़ा याद रहना चाहिए, वो कि हम एक जगह से अंदर करते हैं और दूसरी जगह से निकालते हैं, तो मतलब हम सर्कल के खाके को 2 दफ़ा टच कर रहे होते हैं। तो ये सीकेंट की एक खसूसियत है। हमने बच्चों को थोड़ी सीकेंट की डेफिनेशन पे थोड़ा आराम से लेके गए और फिर हमने खुद ही बच्चों को कहा कि अच्छा बताओ इसकी क्या खसूसियत हो सकती है। जैसे डायमीटर की खसूसियत थी कि वो सेंटर में से गुजरता है, तो सीकेंट की आपको क्या खसूसियत नज़र आ रही है। सो उसमें बच्चों को खुद ही सोच के बताना चाहिए कि अच्छा ये खाके की 2 साइड से, खाके सर्कल के खाके को या सर्कल को 2 पॉइंट्स पे से गुजर रही है, 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है।
तो ये सीकेंट हो गया। इसी तरह जो हमने डायमीटर और कॉर्ड बच्चों ने ड्रॉ किए हैं, उसको हम कहें कि इसको हम सर्कल से बाहर ले जाएं। ठीक है, ये अब सर्कल के अंदर वाली कहानी खत्म होगी। हमें पता चल गया जो जो लाइनें सर्कल के अंदर हैं, या वो रेडियस हो सकता है, या वो डायमीटर हो सकता है, या वो कॉर्ड हो सकता है, या वो सीकेंट हो सकता है। अब हम कहानी सर्कल के बाहर ले गए। तो ऐसी लाइन जो कि सर्कल को टच कर रही है मगर बाहर से टच कर रही है, एक पॉइंट पे टच कर सकती है, क्योंकि अगर तो आप सर्कल, एक लाइन ने सर्कल के बाहर रहना है तो वो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे नहीं टच कर सकती एक सीधी लाइन। ये हो ही नहीं सकता। आप बल्कि बच्चों को कहें कि ये लाइनें हैं आपके पास, इनको आप मुझे, आपका आपका चैलेंज ये है कि आपने सर्कल से बाहर ही रखना है इन लाइन को, मगर इसको सर्कल में, सर्कल के साथ एक से ज्यादा पॉइंट्स में टच करके बताएं आप। तो बच्चे नहीं कर सकेंगे। अगर आपकी तो लाइन एक सर्कल के बाहर है, सर्कल के अंदर से नहीं गुजर सकती, तो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर सकती। That is called tangent. इसको Tangent. नाम हम देते हैं टेंजेंट। टेंजेंट बच्चे कैसे याद रख सकते हैं? आप टांगों से बच्चों को टेंजेंट याद करा दें। सो टांगे जैसे एक एक पॉइंट पे लगी होती हैं, वो किसी चीज़ के अंदर से गुजर के नहीं जा रही होती, एक पॉइंट पे किसी शेप के या इंसानों के लगी हुई होती हैं। उसी तरह हम कह देते हैं कि जैसे इस सर्कल को जो टांगे लगी हुई होती हैं, जो एक पॉइंट से कोई लाइन लगी हुई होती है, वो सर्कल का, उसको टेंजेंट कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम एक एक्टिविटी पे आ रहे हैं। ये थोड़ी टर्म्स हमने बच्चों को इंट्रोड्यूस करा दी थ्रू एन एक्टिविटी। एक और एक्टिविटी है जिसमें बच्चे सर्कल का सर्कमफ्रेंस खुद निकाल रहे हैं। सो आपने बच्चों को कहा कि, अगेन मैं रेकमेंड करूंगी कि बच्चे ना अपने साथ डोरियां छोटी छोटी लेके आएँ, क्योंकि सर्कल गोल होता है तो वो डोरी को हम गोल भी कर सकते हैं, या रिबन से कुछ क्लास में ले आएँ जिनसे आप ये एक्टिविटी कर सकें। सो बच्चों को क्या, अपनी मर्जी का डायमीटर चूज करें। सो किसी ने 6 इंच किया, किसी ने 1 फुट किया, इस तरह बच्चों ने डायमीटर चूज किया। उनको कहें उस डायमीटर का सर्कल बनाएं। सो एक तो जो आपने पिछली एक्टिविटी कराई है, उसकी वजह से बच्चों को ये सर्कल खुद ही बना लेना चाहिए। खैर, बच्चों ने सर्कल बना दिया। अब आपने कहा कि जो डायमीटर आपने डोरी, डायमीटर जितना डोरी काटी थी, उसी जितनी आप 4-5 और डोरियां काट लें। ठीक है, और अब बच्चों ने करना क्या है कि इन डोरियों को, जो सर्कल की आउटलाइन है या सर्कल का जो खाका है, उस पर रख रख के देखना है कि कितनी डोरियां या कितने डायामीटर्स हमें चाहिए कि हमारा सर्कमफ्रेंस बन सकेगा। ठीक है, तो अब मुख्तलिफ डायमीटर्स हैं बच्चों के पास, और बच्चे उन डायमीटर से सर्कमफ्रेंस निकालना चाह रहे हैं। तो हमने निकालना है कि कितने गुना या कितने डायामीटर्स हमें चाहिए कि हमारा सर्कमफ्रेंस बनेगा। तो बच्चों ने लिया, एक डोरी लगाई उसके खाके पे, दूसरी डायमीटर की डोरी लगाई, तीसरी लगाई, और फिर जो चौथी लगा रहे थे वो थोड़ी सी लगी है, वो पूरी नहीं लगी। सो आप बच्चों से कोई अच्छा बताएं कितनी डायमीटर्स की डोरियां आपकी लगी हैं। सो बच्चे डिफरेंट आपको नंबर देंगे, 3, 3.2, किसी ने खींच के 3 को ही कर लिया होगा, किसी ने उसका आधा किया होगा, इस तरह वगैरह वगैरह। मगर फिर अब आप बच्चों को इसके थ्रू पाई का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। पाई का कॉन्सेप्ट क्या है? कि आप कहें कि ये जो सबके 3 और 3 से थोड़े आगे पीछे, आगे ही बल्कि नंबर्स आ रहे हैं, ये असल में सबका एक ही नंबर है, जो कि पाई होता है, और जिसको हम जो पूरी दुनिया में एक ही नंबर है। और इसलिए अगर आपको डायमीटर पता है तो पाई गुना डायामीटर्स आपका सर्कमफ्रेंस आपको बता देता है। सो इसमें बल्कि ये पाई गुना डायमीटर वाली चीज़ आपको कहने की ज़रूरत नहीं है। आप बच्चों से ही कहें कि अच्छा, अगर पाई डायमीटर्स आपके इस्तेमाल होते हैं तो हम सर्कमफ्रेंस कैसे निकाल सकते हैं। सो मतलब इस पॉइंट पे, क्योंकि बच्चों ने मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ी हुई है, बच्चों को थोड़ा अंदाज़ा होना चाहिए कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन इस्तेमाल हो रही है। सो अगर तो बच्चे सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला इस एक्टिविटी के थ्रू खुद ही निकाल लेते हैं, तो मेरे हिसाब से तो ये बच्चों के लिए भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, आपके लिए भी है। और बच्चे उस चीज़ को फिर ना सिर्फ ओन करेंगे, बच्चे हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि ये चीज़ उन्होंने खुद निकाली है। फॉर्मूलाज मैथमेटिशियंस निकालते हैं, और बच्चों ने एक पार्ट अपने आप को थोड़ा मैथमेटिशियन
वाले रोल में जाके खुद एक फॉर्मूला निकाला है। अच्छा, अब अगले पॉइंट पे आते हुए अगेन मैं चैट बॉक्स पे आप लोगों से रिस्पॉन्सेज लेना चाहूँगी कि आपके जहन में और हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसे कोई सर्कल्स आ रहे हैं। एक बड़ा पसंदीदा बड़ा मकबूल सा सर्कल है जो कि जिसका जिक्र अभी तक हमने नहीं किया। काइंडली चैट बॉक्स में मुझे इसका रिस्पॉन्स चाहिए होगा और हमारे पास टाइम थोड़ा कम है, सो आई वांट के जल्दी जल्दी रोटी, बिल्कुल रोटी, बैंगल्स, बिल्कुल सही। सो आपने क्लियर नहीं किया पाई किसको किया कि पाई को किससे डिवाइड करना है। सॉरी मैम रमला, मुझे आपकी बात इतनी क्लियर समझ नहीं आई, मगर आई विल गो बैक टू द स्लाइड। सो पाई को डिवाइड करने का मेरे एक्टिविटी का मकसद था कि बच्चे पाई के आसपास की वैल्यू खुद ही निकाल लें। वो डायमीटर्स को सर्कल के आउटलाइन पे लगा के जो 3 के आसपास की वैल्यूज उनकी आ रही होंगी वो खुद ही उसको निकाल लेंगे। और फिर मैंने डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन का इसलिए नहीं बताया कि मुझे है कि बच्चों को आप खुद ही बताएं। बच्चों से पूछें कि अच्छा आपके कितने डायमीटर से आपका सर्कमफ्रेंस बना। सो बच्चों से कहें कि खुद ही इसका फॉर्मूला बनाएं, क्योंकि बच्चों को भी मल्टीप्लिकेशन पता होगा। सो बच्चे गुना कितने गुना डायमीटर्स को पाई इंटू डी इक्वल्स टू सर्कमफ्रेंस खुद ही से बना सकते हैं। सो मुझे अपना जवाब मिल गया, जो मेरा पसंदीदा और मेरे हिसाब से मकबूल तरीन सर्कल है, जो कि पिज़्ज़ा है। सो हम पिज़्ज़ा पे वापस जाते हैं। अब बर्गर तो मुझे नहीं पता हम सबको इंसाफ की उससे मिला या नहीं मिला। पिज़्ज़ा की हम कोशिश कर सकते हैं कि जी सबको जो स्लाइस मिल रहा है वो इक्वल स्लाइस ही मिले। सो इसमें आप बच्चों को, सॉरी मैं इसमें थोड़ा रश कर रही हूँ, थोड़ा जल्दी कर रही हूँ क्योंकि टाइम हमारे पास थोड़ा कम है। सो इसमें अगेन बच्चों को पता होना चाहिए ऑलरेडी कि एंगल होता क्या है। सो आप बच्चों को कहें कि अपने प्रोटेक्टर से सर्कल का एंगल मेजर कर लें। सो ये जो पिज़्ज़ा का जो फिर एंगल, जो एक स्लाइस का स्लाइस आपने निकला है ना, वो क्योंकि पूरे पिज़्ज़ा का एक हिस्सा है, तो उस स्लाइस का जो एंगल है वो 360 डिग्री का हिस्सा है। सो अभी हिस्से का लफ्ज़ बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये पार्ट है। सो बच्चे, अभी हम इसको सेंट्रल एंगल क्योंकि इसको कहते हैं, अभी हम वहाँ पे नहीं जा रहे, मगर बच्चों को कॉन्सेप्ट ये हो कि ये 360 डिग्री का हिस्सा है। सो ये 360 से थोड़ा कम ही होगा एंगल। सो इसमें जो हमने ये ए है, ये आप बच्चों से पूछें कि अच्छा ये जो हमने काटा है एक पिज़्ज़ा का स्लाइस, इसमें ये साइड वाली लाइन को क्या कहते हैं। तो अगेन इसमें आप ड्यूरिंग लेक्चर बच्चों से चेक कर रहे हैं कि जो हमने 2 दिन से हम एक्टिविटीज़ या रेडियस और उस बारे में बात कर रहे थे, क्या बच्चों को वो कॉन्सेप्ट इतना क्लियर है कि बच्चे ये आइडेंटिफाई कर सके कि ये चीज़ रेडियस है। अच्छा, फिर जैसे हमने बच्चों को बता दिया कि जो एंगल था इस पिज़्ज़ा स्लाइस का, वो 360 डिग्री का हिस्सा था। तो जो इस पिज़्ज़ा स्लाइस का बॉर्डर है या आउटलाइन है, वो किस चीज़ का हिस्सा है। तो क्योंकि बच्चों ने सर्कमफ्रेंस एक दफ़ा पढ़ लिया हुआ है, बच्चों को आइडिया हो गया हुआ है कि सर्कमफ्रेंस क्या चीज़ होती है, सो वो 360 का हिस्सा और सर्कमफ्रेंस पता होने की वजह से उनसे आप खुद कहलवाएं कि ये जो इसकी आउटलाइन है ये सर्कमफ्रेंस का हिस्सा है। सो अब क्योंकि फॉर्मूलाज आई बेट आप लोग मेरे से ज़्यादा बेहतर बच्चों को बता सकते हैं, आपको पता भी मेरे से बेहतर है, मगर ये सिर्फ एक मेरी तजवीज़ है कि आप शुरू में बच्चों को फॉर्मूला बताने की बजाय हम फॉर्मूला इसी तरह लिखें, 360 का हिस्सा ओवर 360 जो रेशो है वो उतनी ही होती है जितना सर्कमफ्रेंस का हिस्सा ओवर पूरा सर्कमफ्रेंस होता है। सो इसमें अभी टेक्निकल टर्म्स इस्तेमाल करने की बजाय जो 360 का हिस्सा है उसको हम सेंट्रल एंगल कहते हैं, सर्कमफ्रेंस के हिस्से को हम आर्क लेंथ कहते हैं। ये फॉर्मूला आर्क लेंथ निकालने के लिए इस्तेमाल होता है, मगर इस फॉर्मूले पे आने से पहले हम बच्चों को रेशोज़ का हिसाब से बताएं कि डिग्रीज की जितनी रेशो होती है उतनी ही आर्क लेंथ की या सर्कमफ्रेंस के हिस्से की रेशो होती है, ताकि बच्चे उससे खुद ही फॉर्मूला निकाल सकें। सो अब मेरा एम्फेसिस थोड़ा इस चीज़ पे है कि आप बच्चों को थोड़ी थोड़ी चीज़ बताएं और बेस कॉन्सेप्ट्स बच्चों को पता हो और थोड़ा थोड़ा प्रॉम्प्ट उनको करते रहें।
सो बच्चे खुद दिमाग इस्तेमाल करके फार्मूलाज पे आए, फार्मूलाज डिराइव करें, बच्चों को पता हो कि अच्छा ये फार्मूला है तो आया कहाँ से है। और मैंने देखा था कि हमने एक पॉइंट से शुरू किया था जो कि मेरे सर ने या मेरी मैम ने ग्राउंड पे लगाया था, और उस पॉइंट से लेके हम इस फार्मूला पे, आर्क लेंथ के फार्मूला पे कैसे आए हैं। सो आर्क की एक मिसाल है कि आप अर्थ पे अगर सीधी लाइन में चलना शुरू करें तो आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जब जाते हैं तो जितना आपने डिस्टेंस ट्रैवल किया होता है वो आर्क लेंथ बेसिक होता है। क्योंकि अर्थ गोल है तो बेशक हम अपनी तरफ से सीधा चल रहे होते हैं मगर हम बेसिकली एक आर्क में चल रहे होते हैं। सो जितना डिस्टेंस हम कवर करते हैं वो एक आर्क लेंथ होता है। सो इसमें थोड़ा सा अगेन, अगर वो जो पिज्ज़ा स्लाइस की हमने बाउंड्री की बात की थी उसको हमने बच्चों को कह दिया वो आर्क है, तो आप फिर बच्चों से पूछे तो ये जो बाकी पिज्ज़ा रह गया था इसकी बाउंड्री क्या चीज़ है। सो ये भी आर्क है, क्या ये आर्क होगी या नहीं होगी। बच्चे कहेंगे हाँ होगी या कहेंगे नहीं होगी। जो कह रहे हैं नहीं होगी तो उनसे आप पूछे क्यों, ये क्यों नहीं होगी। आर्क हमने कहा था कि सर्कमफ्रेंस का हिस्सा है, तो क्या ये सर्कमफ्रेंस का हिस्सा नहीं है। सो हम इनको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। क्योंकि ये बड़ी है तो मेजर, मेजर साहब जैसे होते हैं, ये थोड़ा मेजर है हमारा, इसलिए इसको हम मेजर आर्क कहेंगे, और जो हमारा दूसरा था उसको हम माइनर आर्क कहेंगे। अच्छा, राइट। अब जैसे हमने सर्कमफ्रेंस के एरिया, सर्कमफ्रेंस के हिस्से की बात कर ली, उसी तरह अब हम एरिया का हिस्सा क्या होगा, एरिया के हिस्से को हम क्या कहते हैं। सर्कमफ्रेंस के हिस्से को हम आर्क कहते हैं, एरिया के हिस्से को हम क्या कहते हैं। आप सबको पता होगा इसको हम सेक्टर कहते हैं। तो सेक्टर हमने और कहाँ बहुत ज़्यादा सुना हुआ होता है जी, कि ये पूरा इस्लामाबाद है और ये जो एक स्क्वायर है ये उसका एक सेक्टर है। तो इसी तरह पूरे पिज्जे का एक स्लाइस जो होता है वो उसका एक सेक्टर होता है। सो सेम चीज़ यूज़ करते हुए आप सेक्टर का कॉन्सेप्ट भी या सेक्टर की टर्म भी बच्चों को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। ये थोड़ी एक्टिविटीज़ और कैसे बच्चों पे कॉन्सेप्ट्स बिल्ड हो सकते हैं। अब क्लास में बच्चों की अटेंशन लेने के लिए ना आपको मज़े मज़े की एग्जाम्पल्स बच्चों को देनी होती हैं, ऐसी चीज़ जो कि जिनसे बच्चे आपकी तरफ मदऊ हो जाएं, और उसी मज़े की चीज़ में आप बच्चों को एक कॉन्सेप्ट दे दें। और मे बी जैसे आपने बच्चों के साथ ये टर्म्स इंट्रोड्यूस कराई हुई हैं, सो बच्चे आपकी एग्जाम्पल में उन टर्म्स को ढूंढें। तो जैसे एक ये है, ये एक आंट्स का या चूंटियों का एक सर्कल सा है। इसके पीछे स्टोरी ये है कि क्योंकि जो चूंटियाँ होती हैं वो ब्लाइंड होती हैं, वो देख नहीं सकती कि बाकी चूंटियाँ किधर किधर जा रही हैं। वो अपनी सेंस ऑफ स्मेल जो होती है वो इस्तेमाल करके एक दूसरे के पीछे जा रही हैं। और क्योंकि चूंटियों का आपस में कम्युनिटी या ग्रुप वर्क का बहुत ज़्यादा उस पर इन्हिसार होता है, जब चूंटियाँ कभी कभार ऐसे होते हैं कि एक दूसरे की स्मेल के पीछे जाते जाते वो एक सर्कल बना लेती हैं जो कि ऐसा दिख रहा है। वो जब ऐसा सर्कल बना लेती हैं तो क्योंकि उनको दिख नहीं रहा होता, वो बस दूसरी चूंटी को फॉलो कर रही होती हैं, और वो एक लूप में एक दूसरे को फॉलो कर रही होती हैं, कहीं जा नहीं रही होती हैं। उनको रियलाइज नहीं होता कि हम एक सर्कल में एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, और ये इनके लिए डेडली होता है क्योंकि क्योंकि चूंटियों को पता नहीं चलता कि हम एक दूसरे को सर्कल में फॉलो कर रहे हैं। वो चलती रहती हैं और बहुत सी चूंटियाँ इसमें से नहीं निकल पाती, और वो एग्जॉशन की वजह से या थकावट की वजह से यहीं पे इसी सर्कल के अंदर अंदर ही मर जाती हैं चूंटियाँ। ये एक नेचर में सर्कल की एक एप्लीकेशन है। दूसरी एप्लीकेशन आप बच्चों को बहुत आराम से सारे बच्चे रिलेट कर सकेंगे, वो तवाफ की एप्लीकेशन है। इसमें बल्कि आप रेडियस का कॉन्सेप्ट भी बच्चों से पूछें कि अच्छा अब उन्होंने जो ऊपर वो लेवल्स बना दिए हैं, क्या उस पे भी आपका तवाफ ही होता है, मगर उसमें और नीचे में क्या डिफरेंस है। वो रेडियस का डिफरेंस है, तो आपको कहाँ पे ज़्यादा चलना पड़ता है, ऊपर वाले जो लेवल्स हैं या फिर नीचे काबे के पास वाले लेवल पे आपको ज़्यादा चलना पड़ता है, कम चलना पड़ता है। अगेन इसमें रेडियस और सर्कमफ्रेंस से बच्चे रिलेशन ड्रॉ करें। एक और एक्टिविटी है जो यही बेसिक रेडियस और सर्कमफ्रेंस एरिया का रिलेशनशिप और फार्मूलाज बिल्ड करने पे और उन फार्मूलाज को खुद बच्चे देखें, वो ये है कि आप बच्चों से कहें डिफरेंट मल्टीपल सर्कल्स काटें। मोबाइल की टॉर्च से या फिर दूसरी आप टॉर्च ले लें और बच्चों से कि उस टॉर्च को डिफरेंट डिस्टेंसेस पे ना उस सर्कल से रखते जाएं। डिफरेंट डिस्टेंसेस पे जो उसका शेडो आगे पड़ा होगा ना दीवार पे या किसी भी स्क्रीन पे, वो मुख्तलिफ किस्म का पड़ा होगा। जो शेडो पड़ा होगा उससे आप
उससे आप बच्चों से देखें, वो बच्चे खुद लाइव देख रहे होंगे कि जैसे जैसे उसका रेडियस या डायमीटर बढ़ा है वो सर्कल भी बड़ा या छोटा हो रहा है, जिसका मतलब कि रेडियस और एरिया में इस चीज़ का फ़र्क है। सो ये मेरी तरफ से इतना ही। अगर आप लोगों के कोई इस पे कोई सवाल है, कोई चीज़ अगर आप लोग ऐड करना चाह रहे हैं, सो हमारे पास टाइम तो वैसे हमारा ख़त्म हो गया है, सो आई विल हैंड इट ओवर टू हुमा। जब तक हुमा आप लोगों को एंडिंग नोट देनी है, अगर किसी का सवाल है तो प्लीज़ या कोई कमेंट है तो चैट में आप छोड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच शाहबाद। मैं सिर्फ 1 से 2 मिनट लूंगी। आप लोगों ने जो ईमेल एड्रेसेस चैट बॉक्स में ड्रॉप किए हैं और जिनके हमारे पास ऑलरेडी मौजूद भी हैं, इंशाल्लाह आपको आज शाम तक हमारी जो प्रेजेंटेशन है और जो इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है, बिकॉज कुछ लोग इसके अंदर पूछ रहे थे कि वो रिकॉर्डिंग उन्हें मिल सकती है या नहीं, वो मैं भेज दूंगी। इसके अलावा जिस तरह से शाहबाद ने आपको आज एक टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा बताया कि किस तरह से एवरीडे लाइफ के साथ आप उसको रिलेट कर सकते हैं, एग्जांपल्स देते हैं, इसी से रिलेटेड ज्योमेट्री से रिलेटेड अब जो और सब टॉपिक्स हैं वो आप लोगों के जो नोटिफाइड मेंबर्स हैं उनके ग्रुप्स बना के आप लोगों के साथ ईमेल पे शेयर कर दिए जाएंगे और एक सैंपल आपको साथ दिया जाएगा कि आप भी किस तरीके से जो बाकी सब टॉपिक्स हैं उनके ऊपर ग्रुप्स में काम कर रहे होंगे। तो ये 2 चीजें हैं जो आप लोगों को ईमेल के थ्रू आ रही होंगी। इसके अलावा भी, क्योंकि ज्यादा अभी वक्त नहीं ले सके क्वेश्चन एंड आंसर्स के ऊपर, अगर आप लोगों का कोई सवाल है, आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं, आप लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर भी पूछ सकते हैं। आप शाहबाद से पूछ लीजिए, मेरे से पूछ लीजिए, या फिर आप ईमेल के ऊपर भी यहाँ चैट बॉक्स के अंदर ईमेल एड्रेसेस ड्रॉप कर दिए, आप उन पे भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच जी। थैंक यू उमा। सो अभी मैंने इन 2 सेकंड में थोड़ी सी चैट पढ़ी है। सो आप लोगों ने बड़े इंटरेस्टिंग आंसर्स दिए हुए हैं ऑफ के सर्कल्स हम कहाँ कहाँ देख सकते हैं, प्लैनेट्स, मून, फुटबॉल, बास्केटबॉल। सो इस तरह की जब आप एग्जांपल्स दे रहे हैं ना, तो मेरे हिसाब से जब बच्चा जो होता है वो क्लासरूम से बाहर, किताब से बाहर कहीं चला जाता है और वो कहीं बाहर से ज़्यादा सीख सकता है किताब की बनिस्बत। सो थैंक यू सो मच आप लोगों के रिस्पॉन्सेज के लिए। बड़ा अच्छा पार्टिसिपेशन रहा। आई होप कि आप लोगों को भी थोड़ी आइडियाज़ मिले होंगे कि कैसे हम बच्चों का फ़ायदा कर सकते हैं इन टूल्स को इस्तेमाल करते हुए। सो थैंक यू सो मच। आप लोगों से बाकी कॉरेस्पॉन्डेंस जो है वो थ्रू ईमेल होगी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।